अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स किए थे। उनमें हमने सिंगल इक्वेशन के लिए डिफरेंट स्कीम्स की थी, जिनमें आयलर्स मेथड था, मॉडिफाइड आयलर्स मेथड था, फिर मिड पॉइंट मेथड था और RK4 मेथड था। ठीक है, अब उन्हीं स्कीम्स को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। मैं बारी बारी जो सिंगल इक्वेशन की स्कीम है पहले वो लिखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उस स्कीम को मोर देन वन इक्वेशन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और फिर आखिर में मैं किसी एक टेक्निक से उसकी एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवा दूंगा और बाकी एग्जांपल्स फिर मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा कि बाकी टेक्निक से आप खुद कर सकते हो। ठीक है, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, मैं उनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि वो इससे पहले वाली वीडियोस देख लें, क्योंकि वो वीडियोस देखने से इस लेक्चर को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहली टेक्निक जो हमने पढ़ी थी वो थी आयलर्स मेथड। आयलर्स मेथड में जो हमें इक्वेशन गिवन होती थी वो इस तरह से थी कि y प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ xy। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके साथ हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी। ठीक है, जो यहाँ पर सपोज गिवन है y एट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट। ठीक है, तो उसके लिए जो स्कीम थी हमारे पास वो ये थी कि yi प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होता था, yi प्लस h f ऑफ xi yi, और i की वैल्यू 0 1 2 3 चेंज होती थी और h हमारे पास किसके इक्वल होता था, xi प्लस 1 माइनस xi, यानी दो कंसेक्टिव एक्स आइज के दरमियान जो गैप होता था उसको हम स्टेप साइज या एच कहते थे। ठीक है, अब इसमें हमें एक ही फंक्शन गिवन था, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और उसके ऊपर स्कीम ये हमने लिख ली थी। इस स्कीम को मैंने प्रूव करना यानी ड्राइव करना और फिर इसके ऊपर इसका यूज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, इसलिए मैं वो स्किप करके सिर्फ जो इस लेक्चर की थीम है यानी इसकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए जो है एक्सटेंशन, उस पर मैं फोकस करूँगा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि जब सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे तो मैं दो इक्वेशंस का सिस्टम ले रहा हूँ, उसमें एक y प्राइम है वो f1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अब x y के बजाय ये x y z का फंक्शन होगा क्योंकि उसमें ये वाला वेरिएबल भी इंक्लूड होगा, ये कपल्ड सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास जो z ऑफ x है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, f2। ठीक है, f2 ऑफ x y z हो जाएगा, यानी ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होंगी, साथ उनकी कंडीशन गिवन होंगी y एट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट और z एट x नॉट इक्वल्स टू z नॉट। ठीक है, अब इनकी जो स्कीम्स हैं उनको एक्सटेंड करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आयलर्स मेथड लिखूं सिंगल इक्वेशन के लिए तो वो क्या होता है, yi प्लस 1 इक्वल्स टू yi प्लस f ऑफ x y। ठीक है, अगर मैं इधर जगह छोड़ दूं, ठीक है, तो अब इस स्कीम को एक्सटेंड करना, ये स्कीम वो है सिंगल इक्वेशन के लिए। अगर इसको मोर देन वन इक्वेशन के लिए करना हो तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, f1, क्योंकि जो y के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हमने लिया था यहाँ पर वो क्या था, f1 था, और आगे वो फंक्शन किस किस का था, x का, y का और z का। तो यहाँ पे यहाँ पे x i आएगा, ये y आएगा। ठीक है, तो जब इसको मैं दो इक्वेशंस के लिए करूँगा तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और ये तो yi प्लस 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह मुझे इसके पैरेलल क्या चाहिए होगा, जी आई प्लस 1, और जी आई प्लस 1 एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे जी, ये इस जगह पे भी जो है y की जगह जी आ जाएगा, इस जगह पे भी y की जगह जी आ जाएगा, ब्रैकेट चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ आएगी, और यहाँ पे फंक्शन की जगह f2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आई प्लस f2 ऑफ, इसका जो आर्गूमेंट है मीन्स जो चीज़ें इनसाइड द ब्रैकेट है वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज xi yi zi। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडल स्कीम जो है वो लिख सकते हैं मोर देन वन इक्वेशन के लिए। ठीक है, और स्टेप साइज उसी तरह से xi प्लस 1 माइनस xi होगा। तो ये तो एक्सटेंशन थी आइलर्स की। अब मैं नेक्स्ट जो स्कीम हमने पढ़ी थी वो है हाइंस मेथड या मॉडिफाइड आयलर्स की इक्वेशन। उसमें भी सिंगल इक्वेशन उसी तरह से होती थी, y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x y, और साथ इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर जो उसकी स्कीम थी वो जो दोबारा जो है रिवाइज करते हैं। ये इससे पिछली वीडियो में मैं स्कीम बता चुका हूँ कि वाई आई प्लस वन किसकी इक्वल होता था, वाई आई प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच कॉमा वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई होता था। अब यहाँ पे भी जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर y है तो इसकी जगह z आ जाएगा, ये y है तो इसकी जगह z आ जाएगा, ठीक है, जब z के लिए मैं एडिटिव स्कीम फाइंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे x i y i के साथ z i आ जाएगा। यहाँ पे x i प्लस h है, y i प्लस h यहाँ पे f1 के साथ आएगा और साथ एक z की एंट्री ऐड होके z i प्लस h f2 के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें उसी तरीके से कि वाई आई प्लस वन किसकी इक्वल हो जाएगा, वाई आई प्लस एच बाई टू, पहले सिंपल एफ था अब ये एफ वन हो जाएगा, पहले ये एक्स वाई का फंक्शन था अब ये एक्स आई वाई आई जी आई का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था एफ वन, तो वो एफ वन ही रहेगा जब तक हम वाई आई प्लस वन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ फंक्शन जो होंगे वो एफ वन रहेंगे, ठीक है। और आर्गूमेंट एक दफ़ा वाई के लिए लिख लें तो जी के लिए भी आर्गूमेंट्स वही रहेंगे। अब यहाँ पे देखें क्या था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट था एक्स आई प्लस एच, तो वो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आई प्लस एच ही रहा है। इसका वाई कोऑर्डिनेट था वाई आई प्लस एच एफ वन ऑफ एक्स आई वाई आई जी आई, ठीक है। और ये आइडिया हमने यहीं से लिया, देखें ये इसका वाई कोऑर्डिनेट था, इसमें जी कोऑर्डिनेट था ही नहीं, लेकिन इसमें जी कोऑर्डिनेट भी हमने लिखना है। तो जी कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा जी आई प्लस एच, अब एफ टू हो जाएगा और साथ ये वैसी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। अब ये तो आ गया वाई आई प्लस वन के लिए स्कीम। जी आई प्लस वन के लिए जब स्कीम बनाएंगे तो सिंपली यहाँ पे वाई आई है, यहाँ पे जी आई आ जाएगा, यहाँ पे एफ वन है तो ये एफ टू हो जाएगा, और यहाँ पे भी एफ वन है तो यहाँ पे भी एफ टू हो जाएगा। बाकी जो इनसाइड जो भी आर्गूमेंट हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो इस तरह आपने अगर तीन इक्वेशन के लिए लिखनी हो तो फिर एफ वन एफ टू एफ थ्री तीन फंक्शन आ जाते हैं, और फिर हमें एक्स वाई जी डब्ल्यू जो है ना वो वेरिएबल्स भी हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं। अब ये तो थी मॉडिफाइड आइलेंस मेथड या हॉइंस मेथड की एडिटिव्स की। अब हम आ जाते हैं मिड पॉइंट या RK2 स्कीम, ठीक है। मिड पॉइंट या RK2 स्कीम, पहले फिर वही बात है कि मैं सिंगल इक्वेशन के लिए रिपीट करता हूँ कि सिंगल इक्वेशन उसी तरह से थी। उसमें हम क्या करते थे कि पहले स्टेप्स में K1 कैलकुलेट करते थे। K1 हमारे पास एच एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता था, एक्स आई वाई के, और K2 जो होता था वो एच एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू वाई आई प्लस के वन बाई टू के इक्वल होता था। यानी ये हाफ स्टेप पे हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते थे और y की वैल्यू हम K1 के ऊपर एवरेज करते थे, ठीक है। और फिर फाइनली वाई आई प्लस वन जो होता था वो वाई आई प्लस K2 के इक्वल होता था। अब इसी स्कीम को जब मैं एक्सटेंड करूंगा दो इक्वेशंस के लिए तो मुझे K1 की तरह और कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने होंगे जिनको मैं L1 L2 कह दूंगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो वहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x y z। यहाँ पे एक फंक्शन है f, तो वहाँ पे दो फंक्शन आ जाएंगे f1 और f2। यहाँ पे वाई आई प्लस वन के लिए ही फॉर्मूला है, वहाँ पे जी आई प्लस वन के लिए भी होगा। तो उसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ। ये देखें दो इक्वेशंस हैं वाई प्राइम और जी प्राइम, ठीक है, और दोनों कपल्ड इक्वेशंस हैं। मीन्स इसका वेरिएबल इसमें मौजूद होगा, इसका वेरिएबल इसमें मौजूद हो। कपल्ड हो या नॉन कपल्ड हो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस होनी चाहिए, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखें उसी तरीके से K1, यहाँ पे K1 क्या था एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, यहाँ पे K1 क्या होगा उसमें जी कोऑर्डिनेट भी शामिल हो जाएगा, तो वो क्या आएगा K1 इज इक्वल टू एच, अब f के बजाय f1 आ जाएगा क्योंकि दो फंक्शंस हैं एक्स आई वाई आई जी आई। इसी तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग L1 आ जाएगा, लेकिन L1 की जो एंट्रीज होंगी वो Z से एसोसिएटेड है, तो Z के लिए हम F2 यूज़ करेंगे। तो L1 जो होगा वो H F2 एक्स आई वाई आई जी आई आएगा। अब देखें जो ब्रैकेट के इनसाइड आर्गूमेंट्स है वो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे K1 आ गया, यहाँ पे L1 आ गया, यहाँ पे F1 आ गया, यहाँ पे F2 आ गया, और कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अब यहाँ जब K2 करेंगे तो हमारे पास आएगा HF1 हाफ स्टेप पे करेक्शंस, ठीक है, और ये है एक्स कोऑर्डिनेट की करेक्शन, ये वाई की करेक्शन और ये जी की करेक्शन। इसी तरह जब हम L2 लिखेंगे तो L2 में यहाँ F1 के बजाय F2 आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है।
ठीक है। और नीचे अल्टीमेटली हमारे पास yi+1 जो है वो yi+k2 के इक्वल आ जाएगा, और zi+1 जो होगा वो zi+l2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये स्कीम थी मिड पॉइंट मेथड फॉर मोर देन वन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं RK4 मेथड करवाता हूँ, और RK4 मेथड की मैं न सिर्फ स्कीम करवाऊंगा बल्कि उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई भी करवाऊंगा, और बाकी फिर जो टेक्निक्स हैं वो आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको जो है खुद सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये बहुत सिंपल होगा, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने इससे पिछली वीडियोस देखी हुई हैं और उनको प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें RK4 स्कीम में हमारे पास ये सिंगल इक्वेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, हम 4 दफ़ा करेक्शंस करते हैं। पहले K1 जो होती है वो इनिशियल कंडीशन पे ग्रेडियंट होता है, उसके बाद K2 जो है वो हाफ पॉइंट पे होता है, K3 हाफ पॉइंट पे फिर करेक्शन होती है, और K4 जो होता है वो x1 पे जाके या xi+1 पे जाके उसकी करेक्शन होती है। इस केस में वो x1 पे करेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यूज जो होंगी ये xi's में होंगी, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये xi's हैं, ये yi's है, ठीक है। ये भी xi है और ये भी yi है। हाँ, अगर i की वैल्यू 0 लें तो फिर यही स्कीम बन जाती है। और नॉर्मली RK मेथड जो है वो हमें एक आध आइट्रेशन के लिए ही मैनुअल कैलकुलेशन के लिए आता है, कोडिंग के लिए फिर वो किसी तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए स्कीम थी सिंगल इक्वेशन के लिए, K1 K2 K3 K4 जो है वो हमारे पास इस तरह से था, ठीक है। और yi+1 इसके इक्वल था। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा मोर देन वन इक्वेशन के लिए, ठीक है, और मैं यहाँ पर i की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करता हूँ, ये मीन्स मैं y1 के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इस i को काट देता हूँ, तो ये y1 के लिए स्कीम आ जाएगी, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है y2 के लिए इसी तरह से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये भी y1 के लिए स्कीम आ जाएगी, z1 के लिए सॉरी, यहाँ पे z0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्कीम को अगर ज़रा देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है कि उसी तरह से K1 कैलकुलेट किया है जिस तरह से यहाँ पर K1 कैलकुलेट किया था। यहाँ कैलकुलेट किया था h f(x(i) yi था, यानी h f(x0 y0 था। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो x0 y0 के साथ z0 भी आ गया। फिर L1 के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से f2 भी साथ आ जाएगा, x0 y0 z0 आ जाएगा। ये इनसाइड आर्गूमेंट चेंज नहीं हुआ, K के लिए f1 यूज़ हो रहा है और L के लिए f2 यूज़ हो रहा है। फिर सेकंड करेक्शन जो है K2 के लिए वो h f1 ऑफ x0 प्लस h/2 आ जाएगी, y0 प्लस k1/2 आ जाएगी, z0 प्लस l1/2 आ जाएगी। सिंगल इक्वेशन में ये वाला इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ये नहीं होता, उसमें सिर्फ k1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है 2 इक्वेशन हैं तो ये z0 प्लस l1/2 भी आ जाएगा। इसी तरह L2 के लिए हमारे पास f2 आ जाएगा, मीन्स पहले हम K1 L1 कैलकुलेट करेंगे, उन्हीं को उठा के इधर यूज़ कर लेंगे तो K1 L2 मिल जाएगा। फिर उनको यूज़ करेंगे तो हमें K3 और L3 मिल जाएगा। K3 का फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से सिंगल इक्वेशन के लिए था, लेकिन f की जगह f1 यूज़ हो गया है और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट यूज़ हो गया। और इसी तरह इसको फिर जब L3 के लिए लिखेंगे तो f2 लिखेंगे और ब्रैकेट के इनसाइड वही चीज़ होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर K4 जो होगा वो हमारे पास x1 पे करेक्शन है तो वो x0 प्लस h आ जाएगा, y0 प्लस k3 आ जाएगा और साथ ये फालतू z0 प्लस l3 आ जाएगा। और फिर L4 के लिए f2 के साथ ये चीज़ें रिपीट कर देंगी। सिंगल इक्वेशन के लिए हमारे पास सिर्फ ये था y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6 टाइम्स दिस। अब क्योंकि एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो z1 के लिए भी हमारे पास क्या आएगा, z0 प्लस 1/6 टाइम्स दिस। यहाँ पे देखें जो एंट्रीज केस के साथ है वो एंट्रीज यहाँ L के साथ है, तो बाकी कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, सपोज एक एग्जांपल है। अब ये हमारे पास देखें 2 इक्वेशंस हैं, तो 2 इक्वेशंस में ये y प्राइम इक्वल टू समथिंग है और ये z प्राइम इक्वल टू समथिंग है, तो ये हमारे पास f1 हो जाएगा और ये हमारे पास f2 हो जाएगा, ठीक है। साथ हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है तो ब्रैकेट के अंदर ये x0 है और ये y0 है, ये x0 है ये y0 है, तो हमने फाइंड करना है 0.1 पर, तो x1 जो हो जाएगा वो हमारे पास 0.1 हो जाएगा, तो जो h होगा वो 0.1 माइनस 0 करके हम 0.1 निकाल लेंगे, यानी स्टेप साइज हम 0.1 रखेंगे ताकि एक ही जंप में हमें सोल्यूशन मिल जाए। अब हमारे पास f1 f2 की वैल्यू हमने लिख ली उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताई थी, ठीक है।
फिर h की वैल्यू 0.1 रखी है, x0 भी बता दिया, y0 भी और z0 भी हमने यहाँ से लिख लिया। अब RK4 स्कीम लिखेंगे। K1 हमारे पास क्या है, h f1 ऑफ x0 y0 z0। तो अगर हम f1 को देखें तो वो क्या है, yz प्लस x। तो जब मैं इसमें x0 y0 z0 रिप्लेस करूंगा तो x की जगह x0 आ जाएगा, y की जगह y0, z की जगह z0। तो मेरे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा y0 z0 प्लस x0। इसकी वैल्यूज मैं यहाँ से देख के पुट करूंगा x0 y0 z0 की, तो जो उसको फिर मैं h से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा -0.1। इसी तरह L1 जो है वो f2 के इक्वल है, x0 y0 z0। तो मैं f2 में x की जगह x0, y की जगह y0 और z की जगह z0 पुट कर दूंगा। तो मेरे पास जो फंक्शनिंग वैल्यू आएगी वो x0 z0 प्लस y0 आएगी। जब मैं इन सब में वैल्यूज पुट करके h से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा 0.1। तो ये मेरे पास K1 भी कैलकुलेट हो गया और L1 भी कैलकुलेट हो गया। अब K2 पे आ जाए। K2 पे हमारे पास h1 f1 और साथ x0 की वैल्यू हमें पता है h 0.1 है, डिवाइडेड बाई 2 करके इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह K1 जो है वो हमें मिल चुका है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करके y0 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास L1 जो है वो यहाँ पे हमें मिल चुका है, L1 डिवाइडेड बाई 2 करके z0 पे करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये है f1 के अंदर वैल्यूज पुट होने वाली, x की जगह ये, y की जगह ये और z की जगह ये। तो जब ये वैल्यूज पुट होंगी फंक्शन में, उसके बाद h से मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो K2 का आंसर है। इसी तरह L2 के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यूज उठा के मैं यहाँ लिख दूंगा। देखें 0.05, 0.95 और -0.95, और इनको जब मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो इस दफ़ा फंक्शन चेंज होगा, तो वो f2 में पुट होंगी। फिर h से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह K3 की वैल्यू, जो वैल्यूज हमें मौजूद हैं हमारे पास वो हम पुट करके निकाल लेंगे और K3 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह L3 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, और फंक्शन जो होगा वो f2 यूज होगा। इसी तरह K4 जो है वो हमारे पास h f(1) है, x0 प्लस h में जो मैं वैल्यू पुट करूंगा 0.1 आ जाएगा, y0 प्लस k ये आ जाएगा, z0 प्लस L3 ये आ जाएगा। फिर x की जगह ये, y की जगह ये और z की जगह ये वैल्यूज फंक्शन 1 में पुट करने से और फिर उसको h से मल्टीप्लाई करने से K4 ये आ जाएगा। और इसी तरह L4 जो है वो ये आ जाएगा, ये है -0.0822679। अब इन हमारे पास सारे KIs भी मिल गए हैं और सारे LIs भी मिल गए हैं। इनको अब मैं जो इनका YIs वाला फार्मूला इसमें पुट कर दूंगा। तो y1 जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, y0 प्लस 1/6 टाइम्स दिस। ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो 1 माइनस ये आ जाएगा, मेरे पास ये y1 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये z1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि y एट 0.1 जो है वो मेरे पास था 0.913963 और z एट 0.1 था, वो ये वैल्यू थी, ठीक है। इसी तरह बच्चों जो पिछली मैंने एडिटिव स्कीम्स लिखी हैं, आप सेम प्रॉब्लम जो है उन एडिटिव स्कीम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास इससे मिलते जुलते आंसर्स आने चाहिए, थोड़ा बहुत जो कुछ डेसिमल्स का एरर होगा वो होगा, बाकी यही आंसर्स आएंगे, ठीक है। और अगर आप इस पे फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बर्डन एंड फेरिस की बुक है, उसका एक्सरसाइज सेट है 5.9, उसके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, इनिशियल वाली प्रॉब्लम्स को, और वो इस कोर्स की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये कोर्स जो है वाइंड अप हो जाएगा। तो उस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।